तो लास्ट सेशन में हमने महासागरीय जलधाराएं पढ़ा था, है ना। और पहले तो मैंने आपको बताया था कि महासागरीय जलधाराएं क्या हैं, और इसके बाद मैंने आप सभी को अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर की महासागरीय धाराएं बताई थी। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की महासागरीय धाराएं हमारी हो गई थी कंप्लीट, हमने पढ़ लिया था। आज हमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, ठीक है, महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको याद भी करवाया था, मतलब कि पूरा जो है एक टेक्निक के थ्रू सारी चीज़ें आपको याद भी करवाई थी। अब आज जो है मैं आपको उत्तरी अटलांटिक के बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर की हम लोग महासागरीय धाराओं को देखेंगे। तो एक तरीके से ये जैसा कि एक भूखंड है आपका, एक भूखंड आपका ये है ना। यहाँ से मान लेते हैं ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है आपकी, है ना। 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। मैंने आपको बताया था वाणिज्यिक पवनों का, पछुआ पवनों का बहुत बड़ा रोल है, कोरियोलिस बल का रोल है इन महासागरीय धाराओं के प्रवाह में और इनकी दिशा में। जो महाद्वीप है इनकी भी आकृति का भी प्रभाव पड़ता है, इनकी विन्यास का भी प्रभाव पड़ता है। ऊपर यदि हम भूमध्य रेखा देखें तो ये भी अफ्रीका है, अफ्रीका का क्षेत्र है, ये भी अफ्रीका का क्षेत्र है आपका, ठीक है। ये दोनों अफ्रीका के क्षेत्र हैं, है ना। भूमध्य रेखा अफ्रीका के बीचों बीच से होके जाती है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, अमेरिका का क्षेत्र है, और यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका होगा। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से होकर के जाती है, ठीक है, उसके ऊपर उत्तरी अमेरिका अवस्थित है। ये आपका अटलांटिक महासागर होगा, उत्तरी अटलांटिक, महासागर, ठीक है। और ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब चलिए क्रम से समझने का प्रयास करते हैं कि विषयों को लेकर के किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है क्रम से। इसको भी याद कराता हूं मैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जितनी भी महासागरीय जलधाराएं हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये चूँकि दक्षिणी गोलार्ध है और 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवनें बहती हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बाद में समझाई थी। पहले पूरा कॉन्सेप्चुअल बताया था विंड सिस्टम के अंतर्गत। तो पवनों की दिशा कुछ इस तरीके से होती है ना, ये डायरेक्शन होती है। दक्षिण पूर्वी पवनें जो हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पवनें हैं ये, दक्षिण पूर्वी पवनें, ठीक है। तो जब ये विन्यास होगा पवनों का, तो आपको पता है कि उसके परिणाम स्वरूप जो जल है, जल जो है इस दिशा में महासागरों का विषुवत रेखा के पास चलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। विषुवत रेखा में जो जल है यहाँ पे विषुवत रेखा के पास चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। नंबरिंग से मैंने आपको बताया था ना, इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। बाद में मैं आपको सारे नंबर बताता जाऊँगा आपको क्रम से। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील वाला क्षेत्र है। यहाँ से क्या होगा, चूँकि महाद्वीप है तो महाद्वीप के कारण से इसकी दिशा में एक परिवर्तन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। महाद्वीप की दिशा को लेकर के यहाँ पे एक परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, या फिर कहें कोरियोलिस बल का भी प्रभाव होगा, वो इसको बाएं तरफ मोड़ देगा, ठीक है, बाएं तरफ मोड़ देगा। तो ये आपका 2 नंबर धारा है, इसको 2 नंबर धारा देते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे पछुआ पवनों का प्रवाह होगा, और आपको पता है कि पछुआ पवनें जो हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पछुआ पवनें क्या करेंगी, इसको मोड़ देंगी,
पछुआ पौने यहाँ पर इसको मोड़ देंगी तो यहाँ पे ये एक डायरेक्शन आपकी ये बन जाएगी, ठीक है, एक डायरेक्शन आपकी ये बन जाएगी। और इसके बाद जो है यहाँ पर चूँकि कोरियोलिस बल का प्रभाव होगा और अफ्रीका के तट का भी जो है यहाँ पर अफ्रीकी तट के कारण से भी ये ऊपर की तरफ अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी। और बाएं ओर मुड़ने के बाद तो ये आपका 3 नंबर है, ये आपकी 4 नंबर है, ठीक है, महासागरीय धारा। ये आपकी महासागरीय धारा का विन्यास है। यहाँ पर आपको पता है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है फॉकलैंड द्वीप, दक्षिणी अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। क्या नाम है? फॉकलैंड द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे पछुआ पवनों का प्रवाह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे स्थलखंड कम है ना। तो पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण से यहाँ पर जो है एक पछुआ प्रवाही धारा भी बहती है। पछुआ पवन प्रवाह बोलते हैं इस धारा का। तो एक धारा ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में सभी जो है महासागरों में है, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे वो आपका, तो इसको बोलते हैं पछुआ। ये आपका 5 नंबर। और एक धारा इसकी क्या होती है? एक धारा इसकी किसके परिणाम स्वरूप? एक धारा आपकी यहाँ पे फॉकलैंड जो द्वीप है, तो फॉकलैंड द्वीप के पास से ही यहाँ पे इस तरफ ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है, और इसमें मिल जाती है ये धारा में। तो ये टोटल जो है आपकी कुल दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखें तो टोटल 6 प्रमुख जो है महासागरीय धाराएं। ऊपर जो देखा था 11 नाम थे, अब इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम बहुत आसान है, इसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक। जैसे ऊपर था ना आपकी ये धारा, इसका नाम था उत्तरी अटलांटिक विश्वतीय महासागरीय जलधारा, वैसे इसका हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक विश्वतीय महासागरीय जलधारा। तो 1 नंबर आपका हो गया दक्षिणी अटलांटिक विश्वतीय महासागरीय जलधारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर आपका चूंकि ब्राजील के तट के पास है तो इसका नाम हो जाएगा ब्राजीलियन धारा। क्या हो जाएगा? ब्राजीलियन धारा, ब्राजीलियन धारा। 3 नंबर आपकी जो धारा है इसका नाम हो जाएगा, ये पूरा पछुआ पवन प्रवाह है। ये पूरा जो है आपका 3 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर प्लस 5 नंबर, ये क्या है? पछुआ पवन प्रवाह। ये पछुआ पवनें जो यहाँ पे बहती हैं इनको क्या बोलते हैं? पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है, पछुआ पवन प्रवाह हो जाएगा। 4 नंबर जो आपका है इसको बोलते हैं, जो आपकी अफ्रीका तट से जो है लगी हुई धारा है इसको बोलते हैं बेंगुला धारा। क्या बोलेंगे इसको? बेंगुला धारा, ठीक है, इसका नाम है बेंगुला धारा। ये आपकी है। तो ये हो गई चारों धाराओं के नाम। 1 नंबर आपकी दक्षिणी अटलांटिक विश्वतीय महासागरीय धारा। यहाँ पे ये 6 नंबर है फॉकलैंड धारा। ये जो आपका पछुआ पवन प्रवाह है ऊपर की तरफ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा 6 नंबर का फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड द्वीप के पास है फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड धारा। तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर की क्या है? महासागरीय धाराएं हैं। पहली है दक्षिणी अटलांटिक विश्वतीय धारा, ठीक है, पता है पहला नंबर। दूसरा है ब्राजीलियन धारा, तीसरा और 5वां ये पछुआ पवन प्रवाह है, चौथा बेलंगुला धारा है आपकी, और ये आपकी है फॉकलैंड धारा। अब इनमें से कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है? आसान है। ये जो आपकी है दक्षिणी अटलांटिक विश्वतीय, ये आपकी कैसी होगी? गर्म होगी। कैसी होगी धारा? ये आपकी गर्म धारा है। कैसी धारा है आपकी? गर्म धारा है ये, ठीक है। कैसी धारा है आपकी? गर्म धारा। ब्राजीलियन धारा आपकी कैसी है? ये भी आपकी गर्म धारा है। ब्राजीलियन धारा भी एक गर्म धारा है। पछुआ पवन प्रवाह की बात करें तो पछुआ पवन प्रवाह ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा है। इसके बाद आपकी चौथे नंबर पे जो है ये है बेलंगुला धारा। ये आपकी चूंकि कहाँ से जा रही है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, तो ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। और फॉकलैंड धारा ये भी आपकी ध्रुवों से
विषुवत रेखा की ओर जा रही, ऊपर की तरफ चिन्ह है, तो ये अभी आपकी ठंडी जलधारा है। पिछले सेशन में सब आपको मैंने बताया है कि जो विषुवत रेखा से कहाँ पर जाए, ध्रुवों की तरफ जाए गर्म होगी, और जो भी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाए वो ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये बेलंगुला धारा जो आपकी है, यहाँ पर आपकी ठंडी जलधारा है और ये एक महाद्वीप के पास से निकल रही है। तो जब भी मैंने आपको बताया था, कल हमने डिस्कस किया था कि जो कल कैनारी धारा थी आपकी, वो भी अफ्रीका तट से होकर के जा रही थी। कैनारी ऊपर थी ना यहाँ पे, कैनारी धारा। तो यहाँ पे सहारा का मरुस्थल विकसित हुआ क्योंकि ठंडी जलधारा है। मरुस्थल निर्माण में इन महाधाराओं का, महासागरीय धाराओं का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे जो बेलंगुला धारा है, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में, बोत्सवाना वाला क्षेत्र जो आपका है कालाहारी मरुस्थल है यहाँ पे, और एक मरुस्थल और है जिसका नाम है नाबीब मरुस्थल। दो मरुस्थल है यहाँ पे, नाबीब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, दो मरुस्थल है यहाँ पे अफ्रीका में। तो बेलंगुला धारा से दो मरुस्थल है यहाँ पे, और ये जो आपकी धारा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक धारा है आपकी ठंडी फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा के कारण से जो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक अर्जेंटीना में मरुस्थल है जिसका नाम है पैटागोनिया मरुस्थल। हमेशा देखिएगा जहाँ पे ठंडी जलधारा होगी वहाँ पे मरुस्थल जरूर होगा ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में। तो पैटागोनिया मरुस्थल का जो संबंध है वो किससे जुड़ा हुआ है? फॉकलैंड धारा से, क्योंकि एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा जहाँ पे होगी वहाँ के आसपास की वायु कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी वायु भारी होती है, इससे यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है और संघनन की प्रक्रिया नहीं होती है, बादल नहीं बनते हैं और वर्षा नहीं होती है। जो वायु है वो शुष्क हो जाती है, शुष्क वायु हो जाती है ना, जल धारण क्षमता कम रहती है उसमें। तो इस कारण से ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे मरुस्थल के लिए एक जिम्मेदार कारक के तौर पे आपकी महासागरीय धाराएं भी हैं। तो जो भी ठंडी महासागरीय धाराएं होंगी उनके आसपास मरुस्थल जरूर होगा। तो फॉकलैंड धारा के पास पैटागोनिया मरुस्थल है और बेंगुला धारा के पास नाबीब और कालाहारी दो मरुस्थल हैं। कैनारी के पास आपका सहारा का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल कैनारी धारा पड़ती है। जो भी आप देखें, अभी सोनेरान मरुस्थल की बात करेंगे तो सोनेरान मरुस्थल जो है उसके पास जो है कैलिफोर्निया की धारा, वो भी ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर में जब हम देखेंगे। तो अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर की आपने महासागरीय धाराओं को पूरा पढ़ लिया था। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की महासागरीय धारा है। बताइए कोई दिक्कत हो तो आपको बताइए, कोई समस्या हो किसी को किसी तरीके की, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो बताएं। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, आप खुद देखिए, ये जो वाणिज्यिक पवनें हैं, वाणिज्यिक पवनों के द्वारा लगातार जो है ये जो जल है आपका, इस जल को क्या है लगातार ढकेला जा रहा है, जल को लगातार ढकेला जा रहा है। यहाँ के जितना भी जल है ये, ठीक है, वाणिज्यिक पवनें ये हैं, आपकी व्यापारिक पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ के पानी को लगातार ढकेला जा रहा है। तो पानी यहाँ पे लगातार आ रहा है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरह जल जो है लगातार इकट्ठा हो रहा है। अब आप खुद देखिए, हमेशा जल जो है जब लगातार एक जगह पे आके इकट्ठा होगा फिर वापस भी तो जाएगा, तो ये पानी फिर वापस भी जाता है, ये जल जो है वापस भी जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिविश्वतीय धारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिविश्वतीय धारा। प्रतिविश्वतीय धारा। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिखेंगे भी, ठीक है, समझ गए? प्रतिविश्वतीय धारा का मतलब एक तरीके से पानी पूरा इधर आ रहा है एक तरफ, तो यहाँ पे इकट्ठा होके फिर वापस भी तो लौटेगा वो, है ना। जब यहाँ पे एक ढाल बन जाएगा, एक प्रवणता बन जाएगी, तो क्या होगा, पानी वापस भी लौटेगा। तो प्रतिविश्वतीय धारा भी यहाँ पे होती है। उत्तरी, जैसे ये वाले क्षेत्र में हम देख रहे थे उत्तरी अटलांटिक विश्वतीय धारा, तो उत्तरी अटलांटिक विश्वतीय धारा में भी आप देखिए पानी क्या है, लगातार आपका आ रहा है, लगातार इस वाले क्षेत्र में इकट्ठा हो रहा है, लगातार यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो फिर क्या होगा, पानी वापस भी लौटेगा, और वापस लौटेगा तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिविश्वतीय धारा बोलेंगे इसको, भी नाम आपका प्रतिविश्वतीय धारा हो जाएगा। तो जो विषुवत रेखा के पास जो जल जो है एक दिशा में पूरा आपका संचित होता रहता है, वही फिर वापस लौटना चालू होता है, उसी को आप प्रतिविश्वतीय धारा कहते हैं। तो एक बार हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिविश्वतीय धारा, कुछ लिख लीजिए इसके बारे में,
हेडिंग डाल लीजिए प्रतिविश्वतीय धारा। लिखिए इसकी उत्पत्ति का कारण जल प्रवणता। जल प्रवणता का मतलब समझते हैं ना, जल का ढाल, है ना, जल का ढाल कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे पानी जो है लगातार इस क्षेत्र से पानी, जितना भी पानी है यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इस तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरफ जब जितना भी पानी है इकट्ठा होगा तो क्या होगा, एक ढाल बन जाएगी, पानी की ढाल बन जाएगी और पानी फिर वापस होना चालू हो जाएगा, है ना। इसी को जल प्रवणता कहते हैं। पानी वापस होना प्रारंभ हो जाएगा, फिर पानी क्या होगा, वापस होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसकी उत्पत्ति का कारण, इसकी उत्पत्ति का कारण जल प्रवणता है। इसकी उत्पत्ति का कारण जल प्रवणता है। विश्वतीय जल, विश्वतीय जल धारा लिख लीजिए इसके लिए वही, विश्वतीय जल धारा, विश्वतीय जल धारा जल राशि का संग्रह, विश्वतीय जल धारा जल राशि का संग्रह महाद्वीपों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, विश्वतीय जलधारा जलराशि का संग्रह महाद्वीपों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में किया जाता है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। परिणामता, परिणामता, परिणामता अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ महाद्वीपों के पूर्वी, ये महाद्वीप है मान लीजिए कोई, इसका ये पूर्वी क्षेत्र है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं महासागर की बात नहीं कर रहा हूँ, महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी महाद्वीप है उसका पश्चिम इधर होगा और पूरब इधर होगा। तो महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र, ये है पूर्वी क्षेत्र, है ना, ये है पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र ये है महाद्वीपों के। महाद्वीप तो इधर है, पश्चिम इधर होगा, पूरब इधर होगा, है ना, तो पूर्वी क्षेत्र वही बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, विश्वतीय जलधारा जलराशि का संग्रह महाद्वीपों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में किया जाता है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। परिणामता पूर्वी भाग के जल स्तर में अस्थायी वृद्धि हो जाती है। जब पूरा पानी इधर ही आएगा तो यहाँ पे निश्चित तौर पे जल स्तर में वृद्धि होगी। परिणामता पूर्वी भाग के जल स्तर में अस्थायी वृद्धि हो जाती है, पूर्वी भाग के जल स्तर में अस्थायी वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप जल का स्थानांतरण, परिणाम स्वरूप जल का स्थानांतरण, जल का स्थानांतरण महाद्वीपों के पूर्वी तट से, महाद्वीपों के पूर्वी तट से पश्चिम की ओर होता है, पूर्वी तट से पश्चिम की ओर होता है और प्रतिविश्वतीय धारा की उत्पत्ति होती है। वापस ये है ना इधर चलना चालू हो जाता है। ठीक है, पश्चिम तट की ओर, ये पश्चिम तट है किसी भी महाद्वीप का, ये पश्चिम तट होगा, ये महाद्वीप का पश्चिम तट होगा। ठीक है, अस्थायी वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप जल के स्थानांतरण महाद्वीपों के पूर्वी तट से पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम की ओर होता है और प्रतिविश्वतीय धारा की उत्पत्ति होती है, प्रतिविश्वतीय धारा की उत्पत्ति होती है। बताइए किसी को दिक्कत हो गई हो अभी तक में जो भी मैंने बताया? विष्णुदेव कुमार जी, हीट डोम कैसे बनता है इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, इसके लिए एक वीडियो आपका पब्लिक कर दिया गया है हीट डोम को लेकर के। एग्जाम इंडिया के चैनल पे है ये वीडियो, हीट डोम कैसे बनता है। जेट स्ट्रीम के द्वारा जो जेट पवनें होती हैं उनके द्वारा जो है गर्म पवनों को या विकिरण को ट्रैप कर लिया जाता है और उस ट्रैप के कारण से ही ये हीट डोम का निर्माण होता है। कहीं पर भी जो जेट पवनें होती हैं तो जेट पवनों के द्वारा जो विकिरण होता है उस विकिरण को उसके पार नहीं जाने दिया जाता है। और ये चीज़ें फिर मैं भी आगे आगे बता दूंगा, हीट डोम के बारे में भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? इतना समझ में आया कि नहीं आया? उत्तरी अटलांटिक महासागर समझ में आया, दक्षिणी अटलांटिक महासागर समझ में आया। ठीक है, इनकी धाराओं की सारी की नाम, संख्या, ये सब चीज़ें जरूरी थी, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। बताइए कोई समस्या हो तो।
सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में चलते हैं। ठीक है, तो देखो प्रशांत महासागर पे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर के, यहाँ से पहले इक्वेटर में डाल देता हूँ। पहले उत्तरी प्रशांत महासागर को भी 2 भागों में बांट देंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सभी लोग। तो अटलांटिक महासागर की दोनों उत्तरी और दक्षिणी दोनों धाराएं हो चुकी हैं। अब हम प्रशांत महासागर की धाराओं को देखें।